औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये के इलेक्ट्रिक के सताए हुए परेशान लोग यहाँ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पे पहुंचे हैं, मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन शुक्रिया क्यों? ये तो वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है इलेक्ट्रिक में, लोड शेडिंग से, ओवर बिलिंग से, और यहाँ पर जमा हुए हैं। हमने अपनी तहरीक का आगाज कर दिया है आज से इंशाअल्लाह ताला, और पहले भी हमने आगाज किया था। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कैसे लोड शेडिंग करती है, कैसे लोगों को तंग करते हैं, कैसे ओवर बिलिंग करते हैं। अमीर जमात साहब कराची हाफिज नईम रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं, रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक खान साहब डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं, इब्राहिम शाहिद साहब मौजूद हैं, और कराची के क़य्यम अब्दुल वहाब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का या अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज कर रहे हैं। बनादार नूरख में भी हो सकती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं तमाम कैमरामैन आजाद का, रिपोर्टर आजाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गर्मी और धूप में आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ नहीं, हम आपके साथ हैं, कराची के आवाम के साथ हैं। मैं मोहतरम हाफिज नईम रहमान साहब से पास करता हूँ। पहले अब्दुल रशीद साहब रुकन सूबाई असेंबली उनसे मीडिया सामने 1 मिनट दीजिए अभी 30 सेकंड से, अब 1 मिनट 30 सेकंड गिनो भाई। हाफिज साहब, हमने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए, धरने दिए। अब एहलियान कराची, खासतौर पर कराची के नौजवानों की तरफ से आपसे मुतालबा है कि आप हमें इजाज़त दें तो हम के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस और इसके तमाम जोनल ऑफिस पर कंट्रोल संभालते हैं। इस ये लातों के बूते हमारे एहतजाजी धरनों, हमारे मुजाहरों से नहीं मारेंगे। ये नौजवान मेरे साथ है, हमने पहले भी आपको मायूस नहीं किया। आप एक हुक्म करें कि हेड ऑफिस में हम घुसेंगे, और हेड ऑफिस इसके अलावा देखें, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट जब तक हम कोई सहमत नहीं करेंगे ये जवाब नहीं देंगे। हमारे मुजाहरे पहले भी चलते रहे, धरने चलते रहे। सही है। हम आपसे इजाजत मांगते हैं, हमें इजाजत दिया जाए, हम इधर कंट्रोल संभालते हैं। चले रशीद भाई और 1972 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर आज इंजीनियर हाफिज नईम रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची की अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल शहर कराची की आवाम पर ये इलेक्ट्रिक के उस मुसल्लत जुल्म जिसकी बराह रास्त सरपरस्ती वफाकी और सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, उसके खिलाफ आवाम की आवाज़ नंबर हो रही है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बरसों बरस की जद्दोजहद जमात इस्लामी की इसी से छुपी हुई है। लेकिन इस वक्त सितम ज़रफ़ी है कि एक तरफ पूरी कौम के साथ कोविड के नाम पर मजाक किया जा रहा है। शहर कराची की 109 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का शोशा छोड़ करके एक तरफ माशी तौर पर, समाजी तौर पर, माशरती तौर पर आइसोलेट कर दिया है, दूसरी तरफ सेहत की सहूलत नहीं है। इस गर्मी के अंदर एक तरफ कोविड से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। 14 घंटे लोड शेडिंग है शहर कराची में। औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, लियाकताबाद, सोसाइटीज़, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, मलीर, गुलबहार, बल्दिया टाउन, लियारी, सदर टाउन, क्लिफ्टन, डिफेंस, शहर का कौन सा इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है। और जहाँ अरबाब इख्तियार से बात की जाए तो कहते हैं कि लोड शेडिंग 6 घंटे की तो शेड्यूल में हम बात कर रहे हैं। मेरा तो कहना ये है कि जो लोग बिजली नहीं दे सकते, जो लोग पानी नहीं दे सकते, जो लोग रोज़गार नहीं दे सकते, जो लोग कचरा नहीं उठा सकते, जो लोग सेवरेज की निकासी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, तो उनको हुकूमतों में रहने का भी कोई हक हासिल नहीं है। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हाफिज नईम रहमान साहब जो भी लाए अमल पेश करेंगे, जमात इस्लामी का सिर्फ कारकुन ही नहीं बल्कि शहर कराची का वो सारा मजलूम इंसान जो के इलेक्ट्रिक के जुल्म को सह रहा है, पूरे शहर के अंदर हाफिज नईम साहब की जमात इस्लामी की आवाज़ पर लब्बैक कहकर भरपूर इस एहतजाज में शामिल होगा। और इस साल की ये जद्दोजहद के इलेक्ट्रिक के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी कराची के अमीर का कि जिन्होंने बर वक्त अवाम की तर्जुमानी करते हुए
इस अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए बेहतरीन लाए अमल अवाम के लिए हाफिज़ नईम रहमान साहब पेश करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ नईम रहमान साहब से कि इस अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सैयद अब्दुल रशीद साहब, मेंबर सूबाई असम्बली, मोहतरम अब्दुल वहाब साहब, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों, आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब इसमें शिरकत के लिए जमा हो गए हैं। तो इस वक्त जो परेशान अवाम हैं शहर कराची के, उस जुल्म से कि जो कि इलेक्ट्रिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की सरपरस्ती में कर रहा है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हमने एहतजाज की कॉल दी और इस हेड ऑफिस के घेराव का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर अगर हम करते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। और फिर उसके बाद जो हालात होंगे, जब आवाम आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले मैं शुरू यहीं से कर रहा हूँ। इतनी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त शहर के कौन कौन से इलाकों में कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हर आदमी परेशान है। इस वक्त कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है, जनाजे उठ रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बीमार हैं, घरों के अंदर क्वारंटाइन है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इन घरों में अगर लाइट नहीं होगी तो लोग किस तरह से जो है वो अपने मरीजों की देखभाल कर सकेंगे, वो मरीज कैसे जिंदा रह सकेंगे। आज से 5 साल पहले 2015 में एक हीट वेव आई थी और इस हीट वेव में हजारों लोग हीट स्ट्रोक का निशाना बने थे, शिकार हुए थे। और आपको मालूम है कि इस हीट वेव में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि अगर कोई कोलैप्स हो रहा है तो उसको ठंडा पानी पिलाया जाए, ठंडा पानी उसके ऊपर गिराया जाए और उसको ठंडक में रखा जाए। लेकिन हजारों की तादाद में जनाजे उठते रहे, लेकिन किसी ने के इलेक्ट्रिक को इस पर भी पाबंद नहीं किया कि वो अपने बंद प्लांट को चला सकें। उन्होंने ऑयल वाले प्लांट बंद करके रखे हुए थे और लोग मर रहे थे। एक तरह से लोगों का ये कत्ल कर रहे थे और कहीं से भी बर्फ नहीं मिल रही थी और अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। इस वक्त भी इस शहर की ऐसी ही सूरत हाल होने जा रही है। मुराद अली शाह साहब, आप हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से तो अपील करते हैं, हम भी अपील करते हैं कि एहतियात करें। लेकिन इमरान खान साहब जो अब स्मार्ट लॉकडाउन की एक इस्तेलाह लेकर आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके जो पसंदीदा लोगों की ये तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन अबराज ग्रुप, जिसके मातहत ये के इलेक्ट्रिक है, उस अबराज ग्रुप के फाउंडर CEO आरिफ नकवी जो इमरान खान के जाती दोस्त हैं, वो अपना असर-ओ-रसूख उस पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। आपको तो बेतहाशा फंड दिए थे आरिफ नकवी ने, कम से कम इतना तो कर दो कि कोरोना के मरीज मजीद उनकी हलाकतें ना हो। और वो बच्चे जो कोरोना की वजह से जिनको तालीम नहीं मिल रही है, ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन जिस घर में 10-10 घंटे लाइट जाएगी, ना उस पर मोबाइल चल सकेगा, ना उसमें लैपटॉप चल सकेगा, ना टैबलेट चल सकेगा, और उसके नतीजे में लोगों की तालीम भी बर्बाद हो रही है। ऐसी सूरत हाल से इस शहर के लोग दो चार हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जिद्दोजहद के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज नेपरा का इजलास था, ढकोसला किया गया कि इलेक्ट्रिक को फेवर देने के लिए ऑनलाइन इजलास रखा गया। इमरान शाही साहब जमात इस्लामी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे और नेपरा जो है वो उसमें जमात इस्लामी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जो पटिशनर है, लेकिन कोशिश के बावजूद इनको कनेक्ट नहीं किया गया। हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए नेपरा ने अपना तरीका इख्तियार किया और के इलेक्ट्रिक को फेवर दी गई है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। मेरे भाइयों और दोस्तों और मेरे मीडिया के साथियों, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है कि इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है। इसलिए हम ये बता देना चाहते हैं कि ये के इलेक्ट्रिक, जब ये KESC को प्राइवेटाइज किया गया था तो 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी KESC को 2005 में दी जाती थी। उस वक्त का हुक्मरान तबका, जिसमें MQM और मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन लोगों ने इसको 16 अरब रुपए में खंभों की कीमत के बराबर में बेच दिया था।
اور کہتے تھے ہمیں 1.5 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑتی ہے، لیکن پھر ہر سال ہوا یہ پرائیویٹ کرنے کے بعد 2009 میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے دوبارہ اس کو بیچا ابراج گروپ کو، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ وقت بھی آیا کہ اس ادارے کو سالانہ 75 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اور اس دفعہ تو کمال ہی ہو گیا، اور یہ ہوا کہ عمران خان کی دیانتدار پی ٹی آئی حکومت نے ایک طرف اسٹیل مل کو بند کرنے کا تو فیصلہ کر لیا، 9,500 ملازمین کو اس بنیاد پر نکالنے لگے، اور فیصلہ کر لیا ہے کہ نکال دیں گے کہ یہ ان کے اوپر بوجھ ہے، ان کی تنخواہیں ہم نہیں دے سکتے، اسٹیل مل نہیں چلائیں گے، تنخواہیں ان کو بوجھ لگتی ہیں۔ لیکن وہی ایماندار عمران خان مارچ 2020 میں اگلے سال کی 26 ارب روپے کی سبسڈی کے الیکٹرک کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، ایڈوانس سبسڈی 26 ارب روپے کی انہوں نے دے دی ہے اس کو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو نوازنے کا کون سا طریقہ ہے۔ پھر جو ان کو ویسے 800 میگا واٹ کی بجلی فراہم کی جاتی ہے، یہ طے ہوا تھا کہ یہ بجلی کچھ عرصے کے لیے ملے گی اور اس کے بعد کہ الیکٹرک اپنی کیپیسٹی بڑھا لے گا، 1300 میگا واٹ کا ان کو اضافہ کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے $361 ملین کی انویسٹمنٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنی تھی، انہوں نے نہیں کی، بلکہ الٹے تانبے کے تاروں کو لے کر بیچ دیا اور ایلومینیم کے تار لگا دیے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ یہ بات غلط ہے کیا؟ تانبے کے تار انہوں نے چوری نہیں کیے یا ہمارے کراچی کے اوپر ڈاکہ نہیں مارا؟ اب اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اگر پہنچ جائے یا ہیومیڈیٹی کا ایک لیول بڑھ جائے تو ٹرپ کر جاتا ہے سسٹم۔ پیداواری صلاحیت ان کی آئی پی پیز کو اور نیشنل گریڈ کو اور ان کی اپنی انسٹال کیپیسٹی کو بنائیں تو کراچی کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے، آئل کے پلانٹ نہیں چلاتے۔ عجیب تماشا ہے کہ جب گیس کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اس ہمام میں سبھی ایسے ہی ہیں، نون لیگ کی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب دوڑے آئے اور یہاں پر ان کو گیس فراہم کی گئی اور انہوں نے کہا کہ گیس نہیں ہے تو ہم پلانٹ کیسے چلائیں؟ اب گیس مل رہی ہے تو کہتے ہیں چونکہ آئل کی شارٹیج ہے اس لیے ہم پلانٹ نہیں چلا سکتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پہلے بھی یہ آئل کے اوپر پلانٹ نہیں چلاتے تھے، ان کو مہنگا پڑتا ہے۔ تو یہ لوٹ مار کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، اور اوور بلنگ، انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کی جو ہے وہ رعایت ملے گی، اور آپ دیکھیں کمرشل بل لوگوں نے لا کر دکھائے ہیں کہ جس میں ساری دکانیں بند تھیں جس عرصے کے اندر، اس کا بھی ایوریج کے اوپر بل بنا دیا اور وہ بل اب ان مہینوں میں لگ کر آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے جن کے 2-2 3-3 پنکھے بمشکل ہیں 20-20 25-25 ہزار روپے کا بل دے رہے ہیں، اور اگر آپ بل لے کر آئی بی سی میں جائیں تو کہتے ہیں کہ کورونا پھیل رہا ہے، آپ یہاں کھڑے نہ ہو، دھکے دے کے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نیپرا کے الیکٹرک کے ساتھ ملا ہوا ادارہ ہے، وفاقی حکومت کی سرپرستی کے الیکٹرک کو حاصل ہے، صوبائی حکومت کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، اس لیے کہ ان کا دھندا چل رہا ہے۔ ان کا 100 میگا واٹ کا پلانٹ نوری آباد میں لگا ہوا ہے، سندھ کے وسائل سے گیس اس کو مل جاتی ہے اور وہ کہ الیکٹرک کو آئی پی پیز کے طور پر بیچ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی اور ایم کیو ایم بھی اور نون لیگ بھی، یہ سارے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ عوام کو یہ سمجھنا ہوگا اور میدان میں نکلنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم نے 3 سال سے 3.5 سال اب ہو گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری پٹیشن ہے، چیف جسٹس کا تعلق کراچی سے ہے۔ میں جسٹس گلزار صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پٹیشن کو نکالیے، ہم مزید اس کے اندر اپڈیٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ ایک نئی فریش پٹیشن بھی اب دائر کریں گے، اور آپ اس کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیجئے، فورینسک آڈٹ کیجئے، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون کھربوں روپے لوٹ کے یہاں سے لے جا رہا ہے اور کون اس میں ملا ہوا ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی ہوئی ہے، نیپرا میں ہم نے اپنی تمام تر چیزیں دی ہوئی ہیں، تو ہم اس قانونی راستے کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اثر نو اس پہ آگے بڑھیں گے۔ اور دوسرا، کل سے انشاءاللہ پورے شہر میں مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ الیکٹرک کے خلاف۔ کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد ہم کیا کریں، حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔
चलता हुआ आ रहा है, समझते कुछ ऐसा एक लायामल हो कि ये जो मसला है गुज़श्ता कई सालों से आप भी आ रहे हैं, मीडिया भी आ रहा है, आपके कारकुनान भी आ रहे हैं, लेकिन स्टिल मसला वही है, लोड शेडिंग बढ़ी है, कम नहीं हुई। देखें, जिद्दोजहद करने से फ़ायदा होता है, ये मैं आपको बताऊं। ये मीटर रेंट के नाम पर हमारे 20-25 अरब रुपए खा गए थे। इन्होंने जो है वो डबल बैंक चार्जेस वसूल करके हमसे 20-25 अरब रुपए ले गए थे। ये हमने कोशिश की, हम नेपरा में गए, हम वहाँ पर गए सब जगहों पर, और उसके नतीजे में आपने देखा कि ये पेमेंट जो है वो अब ये सिलसिला रुक गया है। मीटर रेंट के पैसे चार्ज नहीं होते और डबल बैंक चार्जेस भी अब चार्ज नहीं होते। ये टैरिफ बढ़वाना चाहते थे बहुत पहले। हम मुसलसल नेपरा में जाकर इनको जो है वो इनका कराची के लोगों को डिफेंड करते रहे और इनको अपने मजमून मकासद में नाकाम करते रहे, और उसके नतीजे में ये उतना टैरिफ नहीं बढ़ा सके जितना ही बढ़ाना चाहते थे। इसी तरह से जद्दोजहद करने के नतीजे में लोगों के सामने हक आता है, सच्चाई आती है, वरना तो सारी आवाज़ें बंद हैं। मैं मीडिया से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मीडिया अगर अपने हक के लिए आवाज़, जब मीडिया के लोग फंसते हैं तो हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। हम कहते हैं कि जनाब जो है ना, आपका मसला हल होना चाहिए, लेकिन जब अवाम का मसला हो तो आप सिर्फ चंद इश्तिहारों के अंदर आपका मसला ख़राब हो जाता है। तो मीडिया के वो ग्रुप जो इश्तिहार लेकर खबरें नहीं छापते, उनको भी जो है वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करनी होगी। तीसरी बात एक और, कि जब ये पिछले साल खंभों से चिपक कर लोग वो शहीद हुए तो कोई आवाज़ नहीं उठती थी। हम अदालत में गए और उसके बाद जब हमने जद्दोजहद की तो फिर के इलेक्ट्रिक को मजबूर होना पड़ा कि उसने अर्थिंग का सिलसिला शुरू किया है। वो प्रॉपर तो नहीं कर रहे लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो मेहनत करने से, जद्दोजहद करने से, आवाम के मसले को हल करने के लिए अवामी तायद के ज़रिए एहतजाज करने से और कानूनी जद्दोजहद करने से मसला हल होता है। अगर बड़े स्केल में लोग ये काम शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह लोग जो हैं वो देखेंगे कि ये मसला हल होगा। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां चूंकि के इलेक्ट्रिक से मिली हुई हैं, इसलिए ये तो नहीं करेंगी। लेकिन जमात इस्लामी इंशाल्लाह लोगों का मुकदमा इसी तरह से लड़ती रहेगी। ये जानवाब भाई ने जो बात कही है, ये तो सवाल में ही जवाब मौजूद है। किस तरह से इन्होंने जब ये कर देते हैं तो लोग जनरेटर के कस्टम वाली है और उस पर भी फिर ये फाइन कर देते हैं और 50-50 हज़ार रुपए के बिल लगा के भेज देते हैं। तो ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई यूसी ऑफिस ऐसा है कराची में कि जिसमें जाकर आप अवाम मुकदमा अपना पेश कर सकते हो? कोई MP MNA इस शहर में रहे मौजूद, सिवाय इस नौजवान के जो हर वक्त जो है वो कराची के लोगों की बात असम्बली में करता रहता है, सैयद अब्दुल रशीद? कोई है? 14 MNA PTI के कहाँ है? इस शहर के साथ ये जुल्म हो रहा है। ये कहाँ है MQM जिस शहरियों के साथ ये जुल्म हो रहा है? तुम कराची कराची रोते रहते हो, कहाँ हो तुम लोग? ये पीपल्स पार्टी, अवामी पार्टी कहाँ है? उसके जियाले कहाँ है? और मैं आपके तवस्सुत से शहर कराची के तमाम PTI के सपोर्टर और वर्कर्स से कहता हूं कि अपनी पार्टी में प्रेशर डेवलप करें, अपनी पार्टी को मजबूर करें कि वो आपके हक के लिए आवाज उठाएं, अपने MNAs MPs का घेराव करें कि वो आपकी सपोर्ट के जरिए से आज MNAs हैं। मैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों और आवाम से कहता हूं जो उनके सपोर्टर हैं कि वो अपनी पार्टी के अंदर एहतसाब करें। MQM के लोग, MQM के MNAs MPs जो हुकूमत के अंदर वजारतें लेने के लिए सब काम करते हैं लेकिन शहर के लिए कुछ नहीं करते, तो ये अपनी अपनी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो भी इन लोगों का मुहासबा करें कि जो आपके तमाम जो है वो तमन्नाओं का खून कर देते हैं और बिक जाते हैं इन इदारों के आगे। तो इसलिए ये जिद्दोजहद जमात इस्लामी कर रही है और इंशाअल्लाह इसको हम जारी भी रखेंगे और मसला हल करवाने तक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।